तो संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना पे आते हैं। प्रस्तावना लिखी गई, सबसे बाद में पास हुआ, लेकिन ये प्रस्तावना आधारित थी एक उद्देश्य प्रस्ताव पर। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव एक संविधान सभा के सामने रखा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे मिल रहे हैं एज ए संविधान सभा, तो हमारा उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य प्रस्ताव पे आपकी प्रस्तावना बनी। अब प्रस्तावना में क्या था कि जो वो संविधान बनाना चाहते थे उसका एक सार इन्होंने लिख दिया था। एक N.A. पालिकी वाला, ये संवैधानिक विशेषज्ञ हैं दुनिया के, इन्होंने प्रस्तावना को बोला संविधान का परिचय पत्र। इन्होंने बोला कि ये पूरे संविधान का एक परिचय पत्र है। प्रस्तावना में है क्या, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है आपकी हम भारत के लोग से। इंग्लिश में थी और हिंदी में, दोनों में। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला कि ये जो संविधान या प्रस्तावना हम लिखने जा रहे हैं उसमें एक दो इंडिविजुअल कोई नहीं, हम सारे लोग हैं। हम सारे लोग मिलकर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ, इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब हुआ हम आंतरिक प्लस बाहरी मामलों में क्या है, संप्रभु है। उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। इसके बारे में बीच में एक सवाल उठा कि भारत ने 1949 में क्या किया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली। और राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष किसको मान लिया, ब्रिटेन को। तो जब उसके सदस्य हैं वो अध्यक्ष वो है, प्लस यूनाइटेड नेशंस में भी हम सदस्य हैं उसके, और लोग कुछ लोग हैं जो डिसीजन मेकर कोई और है। तो क्या हम संप्रभु हुए, तो उसने बोला कि हाँ हम संप्रभु हैं, जब हम चाहे इससे हट सकते हैं और जब हम चाहे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला। दूसरा शब्द है समाजवादी, जो कि आपका प्रस्तावना में नहीं था। ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 इमरजेंसी के टाइम पे जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए, लेकिन जो भारत का संविधान था उसका जो चरित्र था वो समाजवादी था। बहुत सारे आपके नीति निर्देशक तत्व में अभी आएंगे हम लोग, उस पर देखेंगे। आर्टिकल 38 है जो आपका, 39 है, 41 है, 43 है, ये आपके क्या है, समाजवादी चरित्र वाले आर्टिकल। तो जब उसके अंदर संविधान के अंदर जो प्रावधान किए हैं वो तो समाजवादी वाले हैं, लेकिन प्रस्तावना में ये शब्द नहीं जोड़ा गया है ना। तो बाद में इन्होंने समाजवादी जोड़ दिया, प्लस पंथ निरपेक्ष। क्या होता है पंथ निरपेक्षता? पंथ निरपेक्षता होती है धर्म से अलगाव। दो टाइप की पंथ निरपेक्षता होती है, एक हम लोग जो अपने देश में मानते हैं, दूसरा बाहरी देशों में। तो जो यूरोपीय देश हैं वो क्या होते हैं, धर्म से राज्य का पूर्णतः अलगाव। राज्य मतलब एक देश के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, एक सरकार के रिस्पेक्ट में। ये वाले राज्य नहीं है जो हमारे हैं कि यूपी एमपी, एक्चुअली एक प्रदेश है। इस पर भी संविधान सभा में डिबेट हुई कि क्या राज्य बोलना उचित है, क्योंकि ये तो प्रदेश है। राज्य बोलेंगे तो इसको एक अलग अलग प्रदेशों को एक एक राज्य बोल रहे हैं हम, तो वैसे ही अलगाव लोगों में फैलेगा कि हम तो स्वयं में राज्य है। तो नहीं, ये राज्य नहीं है। राज्य मतलब होता है एक पूरा देश या एक पूरी सरकार जो अपने आप में स्वायत्त है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होगा, राज्य का आपके उससे धर्म से पूर्णतः अलगाव। ये कहां पे है, यूरोपियन कंट्रीज में। भारत में क्या है, राज्य का पूर्णतः अलगाव नहीं है। राज्य क्या करेगा, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि में कोई योगदान नहीं देगा, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा। भारत में है, वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई भी धार्मिक होगा, जो यूरोप है, जो यूरोपीय देश हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे राज्य के जो भी अधिकारी हैं वो धार्मिक अधिकारियों से एकदम अलग होंगे। वो कोई भी धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लेंगे, ना किसी को संरक्षण देंगे। भारत में क्या है कि कभी भी देखते होंगे आप लोग, कुंभ मेला होता है, कुछ भी होता है तो सरकार उसमें देती है योगदान, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती है कि अगर करेगी तो सभी धर्मों के लिए करेगी, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं करेगी। तो पंथ निरपेक्षता डाल दिया,
पंथ निरपेक्षता बाद में डाला, लेकिन इसके जो आपकी 25 से 25, 26, 27 और 28 ये 4 अनुच्छेद हैं, ये आपके पंथ निरपेक्षता वाले पहले से ही थे। अभी जब हम लोग आएंगे मूल अधिकार में तो आपको ये बताएंगे डिटेल में कि क्या है 25 आर्टिकल क्या है, 26 क्या है, 27 क्या है। तो आपके आगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अगले शब्द पे आते हैं लोकतांत्रिक। क्या होता है लोकतांत्रिक का मतलब कोई सरकार जिसके द्वारा हम प्रशासित हो रहे हैं वो निर्वाचन के माध्यम से चुनी गई, मनोनीत ना हो, ना कोई राजा हो ना शासक हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए। निर्वाचन आयोग है, हर 5 साल में निर्वाचन होते हैं, राज्यों के होते हैं, केंद्र के होते हैं, स्थानीय निकायों के होते हैं। तो ये हो गया आपका लोकतांत्रिक। गणराज्य, गणराज्य मतलब होता है जो राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, वो आपका क्या होना चाहिए, वो भी निर्वाचित होना चाहिए। जैसे भारत में हेड ऑफ स्टेट होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है, कोई राजा शासक तो है नहीं, कोई मनोनीत होके तो आता नहीं। क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष तरीके से क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। गणराज्य आप ब्रिटेन को नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रिटेन में शासक होता है, क्राउन होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप से चला आता है शासक। तो गणराज्य, ये 5 शब्द थे, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, 5 हो गए। तथा इसके लोगों को, फिर प्रस्तावना की भाषा अगला है, तथा इसके लोगों को न्याय। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय। ये चाहे आपका यूपीएससी हो, कोई भी पीसीएस हो, ये इससे ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, यही पूछ लेते हैं कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय। तीनों का मतलब क्या हुआ? सामाजिक न्याय का मतलब हुआ किसी भी जाति, धर्म, विशेष लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। आर्थिक न्याय का मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति देख के आपके अधिकारों या विशेषाधिकारों को नहीं दिया जाएगा, सबके लिए समान अधिकार है किसी भी आर्थिक स्थिति में आपको। राजनीतिक न्याय का मतलब भी यही हुआ है कि हर किसी को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है ना। तो ये राजनीतिक न्याय ये हो गया, किसी के साथ यहाँ पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3 प्रकार के न्याय हो गए आपके। इसके बाद स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो गई। थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप, 5 प्रकार की स्वतंत्रता अपने संविधान के प्रस्तावना में ही सुनिश्चित कर दी गई। हर चीज से रिलेटेड आपके प्रावधान है। अभी क्या है कि उन लोग के लिए पढ़ा रहे हैं जिनका एग्जाम है, नहीं तो आपको ये बताते हैं कि आपके विचारों की स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 19 में मिल जाएगी, अभिव्यक्ति की भी आर्टिकल 19 में मिल जाएगी। इसके बाद विश्वास, आप किस धर्म में विश्वास रख रहे हैं, किस भगवान में विश्वास रख रहे हैं, ये आपका आर्टिकल 25 में मिल जाएगा। बिलीफ भी आपके विश्वास में ही आ जाता है, बिलीफ और वर्शिप तो 25 से 28 तक आपके ये मिल जाएंगे। तो एक एक आपके शब्द पे, प्रस्तावना के एक एक शब्द पे कई सारे अनुच्छेद आपके संविधान में दिए गए। तो ये हो गया, इतने प्रकार की आपकी स्वतंत्रता हो गई। अब आ जाते हैं समानता की बात की गई, उसमें 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। पहली समानता की बात की गई प्रतिष्ठा की समानता प्रत्येक व्यक्ति को, और दूसरी अवसर की समानता कि सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे और सभी को समान रूप से प्रतिष्ठित होने का भी अधिकार है। ये 3 चीजें। इसके बाद उन्होंने बात की है कि बंधुता बढ़ाने वाली, देश के लोगों की आपस में बंधुता बढ़ाने वाली क्या, एकता प्लस अखंडता।
इसकी भी बात की गई है। तो एकता, अखंडता इसमें क्या हुआ, बाद में जोड़ा गया। अखंडता, पंथ निरपेक्षता और सामाजिक, ये तीन शब्द बाद में जोड़े गए। यहाँ पे आपकी प्रस्तावना क्या होती है, समाप्त होती है।